बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुल के बोल के साथ मैं हूं एतजाज नकी। आज के प्रोग्राम में हम जिक्र करेंगे कि जुडिशल कमीशन का सिंगल एजेंडा इजलास जो था आज वो बेनतीजा खत्म हो गया है। उसकी क्या वजूहत हैं? इसके साथ साथ आज अख्तर महंगल, मुस्तफ़ा नवाज खोखर, फहमीदा मिर्जा और मोहसिन दाबर ने सुप्रीम कोर्ट में 26वीं आईनी तरमीम को चैलेंज किया है। और इसके साथ हम बात करेंगे कि JUI फे ने बानी PTI से मुलाकात करने का फैसला किया है। इसके सियासी असरात क्या होंगे? और इसके साथ साथ तहरीक इंसाफ का सवाबी में आइंदा रोज जलसा होने जा रहा है, उसका भी जिक्र करेंगे। और फिर पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से इंडिया ने आने से इनकार कर दिया है ये, और उसमें जो मोहसिन नकवी साहब की कामयाबी है या नाकामी है, इसका भी जिक्र करेंगे। और साथ ही हम बात करेंगे पंजाब में स्मॉग जो है उसमें मुसलसल इजाफा होता चला जा रहा है, क्या इकदाम हैं। पैनलिस्ट में हमारे साथ मौजूद हैं कमर बेकन, सलमान हैदर, सलमान अनीस और उमर दराज कोदल। मैं तमाम पैनलिस्ट को वेलकम करूंगा। और कमर बेकन साहब, आपसे जानना चाहूंगा, आज चीफ जस्टिस की सरबराही में जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ और किसी नतीजे पर, यह सिंगल एजेंडा था लेकिन किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सके हैं। क्या समझते हैं, क्या वजह है, क्या रुकावटें थी कि आज बेनतीजा ये इजलास खत्म हुआ है? बहुत शुक्रिया। देखिए, आज का जो इजलास था वो सिर्फ इस मुतालिक था कि हाई कोर्ट जो सिंध है उसके अंदर आईनी बेंच के हवाले से आज नया बेंच जो है वो बनाया जाना था, लेकिन दो अरकान जो है उनकी गैर मौजूदगी की वजह से इजलास जो है वो मुलतवी करना पड़ा। बज़ाहिर तो एलामिये में ये बताया जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ कुछ जो अंदर की खबर है वो भी हमारे पास पहुंची है कि इस वक्त सिंध के अंदर जो आईनी बेंच बनाया जा रहा है या बनाने के लिए कुछ नाम जो ज़ेर गौर हैं उन पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग का इत्तेफाक राय नहीं हो पा रहा, जिसकी वजह से ये सिंध हाई कोर्ट के अंदर ये बेंच बन पाया। बिल्कुल आपने सही कहा, सिंगल एजेंडा ये आज इजलास था और ऐन मुमकिन था कि सिंध के अंदर भी ये मामला हल हो जाएगा और आईनी बेंच आज बन जाए, लेकिन नहीं बन सका। इसके ऊपर अब अगले इजलास तक इस चीज को मुलतवी किया गया 25 नवंबर तक। लेकिन एक चीज जो है उस पर हतमी फैसला हो गया है कि 25 नवंबर तक अगर कोई आईनी केस सिंध हाई कोर्ट के अंदर आएगा तो वो सिंध हाई कोर्ट के तमाम जजेस जो हैं अब वो आईनी जजेस तस्वुर किए जाएंगे और चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जो है वो जो भी बेंच बनाएंगे उस आईनी मुकदमे को सुनने के लिए वो जजेस जो है वो आईनी जो मुकदमा होगी उनकी समाअत जो है वो आसानी से कर सकते हैं बगैर किसी रोक टोक के। ये एक इख्तियार जो है वो चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को आज दे दिया गया है। बहरहाल इजलास बहुत देर तक चलता रहा। इजलास का जो एजेंडा था वो तो बड़ा सिंपल और सीधा साधा था। दूसरा, इजलास के अंदर फिर आज ये भी इतला मिली कि बड़े अच्छे अच्छे खाने भी खिलाए गए हैं शुरका को। अच्छा। और खाने के दौरान फिर आज जो जाहिर है अब अदलिया ने खुद भी इस चीज का रास्ता खोल दिया है कि सियासतदान आकर डायरेक्ट उसमें मुदाखलत करे, क्योंकि अब 4 सियासतदान भी आपको पता है जुडिशल कमीशन के अंदर बैठे हैं, तो कुछ ना कुछ पॉलिटिक्स भी फिर होती है। जाहिर है सियासतदान फिर अपनी उस अब मैं यूं कहूँगा आदत से मजबूर होते हैं कि वो सियासी फायदा हर जगह लेने की कोशिश करते हैं। बहरहाल आज तहरीक इंसाफ की तरफ से उमर अयूब साहब ने वहां पर खाने के दौरान फिर कुछ अल्फाज ये भी अदा किए, जी हम तो दहशत गर्द भी हैं। यानी कि एक तरफ तो वो जुडिशल कमीशन का हिस्सा है और जजेस और आईनी बेंचेस की जो तश्कील है वो करते हैं, और दूसरी तरफ वो दहशत गर्द भी हैं। सही है। बहरहाल ये इतने लाइटर नोट के ऊपर आज बात हुई है कि फिर उसको इतनी ज्यादा जाहिर है अहमियत तो नहीं अहमियत दी नहीं गई, दी गई, लेकिन ठीक है। अगर ये बात ना होती मेरी जाती राय में तो वो ज्यादा बेहतर था, क्योंकि एक जुडिशल फोरम था, उसको उसी तरह से डील किया जाना चाहिए। और सियासत अगर वहां पर चली जाएगी और चीजें वहां पर सियासत की डिस्कस होना शुरू हो जाएगी तो फिर उसमें जाहिर है मसाइल फिर पैदा होंगे खराबी यकीनन, पैदा होना और शुरू हो जाती है। उसकी जो अहमियत है वो टेक्निकली खत्म हो जाए। अच्छा, इसके साथ साथ सलमान हैदर, आपके नज़दीक आप क्या समझते हैं कि क्या सिंध हाई कोर्ट में कोई हुकूमत की हाँ में हाँ मिलाने वाला जज मौजूद नहीं था, या आपके नज़दीक क्या वो वजूहात हैं, क्या वो रुकावटें हैं जिसकी वजह से ये इजलास जो है वो बेनतीजा ख़त्म हुआ और फिर 25 नवंबर तक, जैसे अभी कमर ने भी बताया, कि वो आइनी केसेस जो है वो सुन सकेंगे? अच्छा, पहली बात, हर चीज की ना मेन में बेशक हम लोग निकाल लें, लेकिन सबसे बड़ी दो वजह है ना कि जस्टिस जमाल मंदोखेर नहीं है उसके अंदर, और सॉरी हाँ, जस्टिस जमाल मंदोखेर नहीं थे, और उसमें एक सीनियर तरीन वकील जो है उसके मेंबर, उनकी बेगम की तबीयत नासाज थी। तो जब कमीशन ही मुकम्मल नहीं था तो ये कोई इतनी इंपॉर्टेंट चीज तो थी नहीं कि उसको करना आज बहुत ज्यादा जरूरी था। मेरे लिए इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास था, जिसने आज अपनी एग्जिस्टेंस शो की।
वो जो इजलास था ना, क्योंकि वो इतना ही हेक्टिक था, क्योंकि आज पहली बार 6 जजेस का, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उन 6 जजेस का खत को टेकअप किया गया, जिसको दाखिल दफ्तर क्या कहीं वजन के नीचे दबा दिया था जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने, ये कह के कि जब से मेरा दौर शुरू हुआ उस दौर में तो मैंने कभी भी एग्जीक्यूटिव की मुदाखलत नहीं देखी। और इन 6 जजेस का मानना बिल्कुल डिफरेंट है कि एग्जीक्यूटिव हसास इदारे हमारे फैसलों पर असरअंदाज होने की कोशिश करते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं और कुछ भी है। वो खत ने अच्छी खासी भौचाल मचाया था। फिर उस खत को लेके बलूचिस्तान हाई कोर्ट से फैसले हुए थे, उस खत को लेके लाहौर हाई कोर्ट के उस वक्त चीफ जस्टिस जस्टिस शहजाद मलिक साहब, उन्होंने बड़ी तगड़ी स्टेटमेंट्स कुछ फंक्शंस के अंदर दी थी। फिर वो सरगोदा वाले एडीसी जज वाला मामला भी बीच में आ गया था। मेरे लिए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट था सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास, जिसमें चीफ जस्टिस जस्टिस याही आफरीदी थे, जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह साहब थे, जस्टिस मुनीब थे, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस जस्टिस आमिर फारूक थे, बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। मेरे लिए वो ज्यादा आम था, क्योंकि बात छेड़ दी गई है, और वो बात ना सिर्फ छेड़ी गई है 6 जजेस के, और अगले इजलास को जहां तक मुलतवी किया गया है उस वक्त तक ये बात इंश्योर की गई है कि रूल्स एंड रेगुलेशंस डिफाइन किए जाएंगे, और ये बात कंफर्म की गई है कि हाँ, मखसूस एजेंसियां मुदाखलत करती हैं, थ्रेट करती हैं, फैसले पर असरअंदाज होने की कोशिश करती है। ये बात डिस्कस भी हुई है और ये बात स्टैब्लिश भी हुई है कि मुदाखलत होती है, और ज़ाब्ता इखलाक के हवाले से हम आइंदा इसके लायमल पूरा बनाएंगे। मेरे लिए ये इजलास ज्यादा आम था। ठीक है सलमान, आप जैसे आईनी काम हो रहे उधर जी, यकीनन आप रूल्स की बात कर रहे हैं जुडिशल काउंसिल के इजलास के हवाले से भी, लेकिन सलमान अनीस, इस जुडिशल कमीशन के इजलास की बात कर रहे हैं, इसमें तो एक तो ये मामला था सिंध हाई कोर्ट पे जाहिर है, इसके साथ साथ 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से कोड ऑफ कंडक्ट पे भी गौर किया गया है। तो आप क्या समझते हैं कि ये 26वीं आईनी तरमीम का कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो कोई अब बनाया जाएगा, क्या पहले जल्दी की सिलेक्शन में भूल गए थे? हो जाएगा, सारा कुछ हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट इज़ गोइंग टू टेक देयर टाइम, द जजेस आर गोइंग टू टेक देयर टाइम। आप और मैं इसी तरह टॉक शोज़ के अंदर इसके ऊपर इस्तफसार करते रहेंगे, अपनी आरा का इजहार करते रहेंगे। जिन्होंने जो काम करना है वो कर रहे हैं, लेट देम डू व्हाट दे आर डूइंग। आपकी मेरी राय से और आपकी मेरे एनालिसिस को बहुत ज़्यादा उन नतीजों के ऊपर और उन जजेस की सेहत के ऊपर कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं। आप गुज़िश्ता जो माहों के अंदर ये काम देख चुके हुए हैं, सितंबर अक्टूबर बड़ा हैपनिंग रहा हमारी पाकिस्तान की जुडिशल तारीख़ के अंदर, और नतीजा बिल्कुल उसके बरक्स था जो अवाम या आप और हम एंटिसिपेट कर रहे थे कि शायद ये तरामीम पास ही नहीं होंगी। उसके बाद ये जो पाप ऑर्डिनेंस जिसे हम कह रहे थे, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर, उसके हवाले से जो है बड़ी गुफ्तगू हुई। लेकिन इवेंचुअली अगर आप देखें नकी, तो जिन्होंने ये पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी बनाई है, जिन्होंने ये पूरी बिसात बिछाई है, वो बहुत बखूबी अपने अहदाफ पूरे कर रहे हैं और वो बिल्कुल ठीक चले जा रहे हैं। अब आप बलोते रहे मामलात को कि इसने एप्लीकेशन दे दी, उसने दे दी। अब मैं तो ये आपसे ऑफ द एयर यही बात कर रहा था कि अब ये जो इन्होंने यूनेस्को चैलेंज किया है, इसका नंबर कब लगना है? मेरा ख्याल है 2037-36 तक कोई आप इसका फैसला मुतवक्का करें। जब इधर नंबर आएगा तो देखेंगे इधर नाल की करना है। ठीक है, अभी तो बहुत सारी चीज़ें वैसे भी ग्रे के अंदर है ना, कानून के अंदर जो रीराइटिंग की गई है उसकी इंटरप्रिटेशन के अंदर वो जाएगा, चैलेंज होगा, इस्तफसार होगा, तो लगा रहेगा ये काम, अभी चलेगा, मतलब बहुत ज़्यादा चलेगा कार्रवाई है। बिल्कुल जी बिल्कुल, और इसके अंदर से निकलना कुछ भी नहीं है मेरा प्यारा भाई। ये आपको हमें अवाम को मसरूफ़ रखने के लिए एक एक्टिविटी है, चलती रहनी चाहिए। अच्छा है, लोगों को पता लगना चाहिए कि कैसे कवानीन बनते हैं, तोड़े कैसे जाते हैं, वे अराउंड कैसे बनाया जाता है और क्या कुछ हो रहा है। तो लोगों की एजुकेशन के लिए भी अच्छा है, थोड़ी एंटरटेनमेंट के लिए भी अच्छा है। अच्छा, ये एजुकेशन है सबके लिए। ठीक है, देखे ना, आप लोगों को आज से पहले पता था कि कितने मेंबर चाहिए होते हैं और कितने नहीं चाहिए होते और जोड़ तोड़ कैसे होता है। हम बैठे हुए थे कबले मसीह के दौर में, जहाँ छांगा मांगा के जो है ना वो तस्करे किए जाते थे। हुन तक वो किए है सितंबर अरकान असेंबली आपके सामने जो है वो उठाए गए वहाँ से, और स्पीकर साहब क्या करते रहे, वहाँ के लोकल स्टाफ को वो फायर करते रहे। तो देखें, इससे ज़्यादा जो लम्हा फिक्री है वो पाकिस्तानी तारीख में आ नहीं सकता और जुडिशल हिस्ट्री में तो बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, अच्छा, अब इसमें उमर दराज गोंदल, आप क्या समझते हैं? अब सिंध हाई कोर्ट को अब 25 नवंबर तक आईनी केसेस सुनने की इजाज़त दे दी गई है, क्या वहाँ पे कोई 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से तवक्को की जा सकती है कि केस सुना जाएगा? देखिए, केस तो ज़ाहिर है जो भी आईनी मैटर आएगा, जिसमें भी कॉन्स्टिट्यूशन मैटर आएगा, वो तो सुनने के हवाले से हर कोर्ट में ही आएगा।
तो लेकिन चूंकि उसकी एक बाइंडिंग ये भी थी कि जो मुतल्लिका सूबा है उसकी सूबाई असम्बली करारदाद मंजूर करे, तो सिंध की असम्बली ने वो करारदाद मंजूर कर ली थी। अब जहां तक ये बात है कि उसमें इस बुनियाद के ऊपर कि 2 मेंबर्स मौजूद नहीं है तो एडजर्न हुआ है, ये बात ठीक नहीं है। उसकी वजह ये है कि अगर आपको याद हो पहले इजलास के अंदर भी इसको पॉइंट आउट किया था पीटीआई की जानिब से कि कोरम पूरा नहीं है। फिर हमने उस सलामिया के अंदर देखा था कि मेजोरिटी वोट के साथ ये तय पाया था कि अगर कोई बंदा मौजूद नहीं है तो उसकी बुनियाद के ऊपर इजलास नहीं रुकेगा। अब इतलात ये आ रही है कि तहरीक इंसाफ ने वहां पे ये पॉइंट उठाया है कि आप जब ये कह रहे हैं कि जो जजेस हैं इनकी प्रोफाइल्स मंगवाएं, इनकी कारकर्दगी मंगवाएं, उसके ऊपर एक डिबेट होनी चाहिए, डिबेट होने के बाद ही होना चाहिए। चलें, ये एक अलग मैटर है, ये तो इनसाइडर है या जो भी खबर वहां से आती है। दूसरी बात ये है कि आज आपने ये किया कि आपने कहा कि 25 तारीख तक चूंकि फिर जुडिशल कमीशन का इजलास बुलाया जाएगा तो तब तक सिंध हाई कोर्ट के तमाम जजेस जो है उनको कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का मेंबर तस्वुर किया जाएगा। ये फार्मूला आपने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर अप्लाई क्यों नहीं किया? वहां पे भी किया जा सकता था। और चूंकि जो आपने वहां पे बेंच बनाया है और उस हवाले से बहुत सारी बातें हैं कि आपने चूंकि दुनिया जहान के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन का मैटर होता है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन उसमें कोशिश की जाती है कि सीनियर तरीन लोग बैठे। जिस तरह इंडिया में हमने देखा कि 5 सीनियर तरीन जजेस बैठते हैं, लेकिन हमने कहा नहीं, हमें सीनियर जजेस नहीं चाहिए, हमें अपनी पसंद के जजेस चाहिए। और फिर जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के कितने एक्सपर्ट हैं वो हमें कोर्ट रिपोर्टर्स बहुत बेहतर बता सकते हैं। जब से वो सुप्रीम कोर्ट में आए हैं, अगर कोई उनकी एक भी रिपोर्टेड जजमेंट हो तो वो जरूर सामने आनी चाहिए कि ये इस हवाले से उनको लाया गया। अब लगता ये है कि अब ये मैटर चूंकि गवर्नमेंट के हाथ में आ गया है और आज उस हवाले से जो पिटीशन भी आई जिसमें हमने देखा कि मुस्तफा नवाज खोकर है, अख्तर मेंगल हैं, इवन जिनके अपने रुकन के हवाले से है, मोहसिन दावड़ है, ये सारे लोग उसमें शामिल थे, फहमीदा मिर्जा साहब सिंध से थी। वो पिटीशन इंपॉर्टेंट है। अब देखें इसमें इतने ज्यादा वो कॉम्प्लिकेशंस हैं कि मिसाल के तौर के ऊपर आप इस पिटीशन को टेक अप करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट में कौन सुनेगा इसको? क्या वो 7 रुपये बेंच सुनेगा जो खुद इसका बेनिफिशियरी है इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का? फिर एक और सवाल है कि तहरीक इंसाफ एक दरखास्त लेके आई हुई है कि हमारे फैसले के ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ, जो मखसूस सीटों वाला है वो फुल कोर्ट का फैसला है, 13 जजेस का फैसला है। उन 13 जजेस के फैसले को क्या अब 7 जजेस जो है उसका रिव्यू सुनेंगे? ये बहुत सारी चीजें हैं। मेरे ख्याल से ये हमें नजर आ रहा है कि चीजें बड़ी स्मूथ हैं, चीजें बड़ी ठीक हैं, ऐसा है नहीं है। ये बहुत ज्यादा इसमें कॉम्प्लिकेशंस आएंगी चीजें आने वाले दिनों के अंदर। और फिर जिस तरह कमर मेकन बता रहे थे कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान चीजें हैं, तो ये बुनियादी तौर पे एक बारगेन है, ये वो एक लेन देन है कि आप हमें यहाँ अकोमोडेट करें, चूंकि वो चाहेंगे हम आपको वहां कि कर देंगे, हमारी ठीक है, आसानी पैदा की जाए, वो कहेंगे जी आप विफाक में आसानी पैदा करें, तो ये इससे ज्यादा यही सूरत हाल है। अब उमर दराज जैसे ये बात कर रहे हैं, कमर मेकन साहब मैं आपसे भी जानना चाहूंगा, ये जो 26वीं आईनी तरमीम को चैलेंज किया गया है सुप्रीम कोर्ट में, चले सिंध हाई कोर्ट में तो लगे केस ना लगे मुकदमा सुना जाए या सुना जाए सूबाई सतह पर, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में बहरहाल चैलेंज किया गया है और फहमीदा मिर्ज़ा हैं, मोहसिन दावड़ हैं, मुस्तफ़ा नवाज खोखर हैं, अख्तर मेंगल हैं, बड़े पॉलिटिकल ये नाम हैं। आप क्या समझते हैं सुप्रीम कोर्ट से क्या तवक्कुह है? क्या सुप्रीम कोर्ट पे सुना जाएगा ये? देखिए, ये जब भी 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ ये केस समाअत के लिए मुकर्रर होगा तो बदकिस्मती से ये लगेगा उसी आईनी बेंच के अंदर ही जो 26वीं आईनी तरमीम के ही बेनिफिशरी हैं, जो बेंच के अंदर मौजूद हैं, और वो सरबराही में होगा जैसे अमीनुद्दीन खान के। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि 26वीं आईनी तरमीम को तो चैलेंज किया जा रहा है, लेकिन जैसे उमर दराज गोंदल ने कहा कि ये 26वीं आईनी तरमीम को चैलेंज किए जाने की दरख्वास्तें भी उसी बेंच में लगेगी जो 26वीं आईनी तरमीम के बाद बनाया गया। और हैरानकुन तौर पर उसके जो सरबराह हैं वो अमीनुद्दीन साहब हैं। अब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर की कमेटी जो सुप्रीम कोर्ट की है उसमें तीसरे रुकन अमीनुद्दीन साहब हैं। तो आज इसी बात को मद्देनजर रखते हुए वहां पर मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब से सवाल किया गया कि क्या आपको लगता है कि जिस तरमीम के बाद बनने वाला बेंच इस वक्त मौजूद है, आईनी बेंच, उसी में आपकी दरख्वास्त लगेगी तो आपको इंसाफ की कोई उम्मीद है? इसके ऊपर उन्होंने कहा कि हमें इंसाफ की उम्मीद नहीं है क्योंकि ये बेनिफिशरी हैं उसी तरमीम के जिसको हमने चैलेंज किया है। तो ये फुल कोर्ट के सामने लगना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को कोई ऐसा रास्ता निकालना पड़ेगा कि ये जो 26वीं आईनी तरमीम का मामला है ये फुल कोर्ट में जाए, क्योंकि जब तक ये फुल कोर्ट में नहीं जाएगा ये मुतनाज़ा ही रहेगा। और इसके ऊपर मेरे ख्याल में पिछले हफ्ते जो जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब अख्तर ने जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के इजलास के बाद मिनट्स ऑफ द मीटिंग
जारी भी किए थे, उस वक्त चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी के पास भी एक बेहतर मौका था कि वो इस केस को 26वीं आईनी तरमीम के मामले को, जो कि पहले भी 3-4 दरख्वास्तें आ चुकी है सुप्रीम कोर्ट में, फुल कोर्ट के सामने लगा देते। अब फुल कोर्ट के सामने लगाने के दो तरीक़ेकार हैं। एक तो इसको इंतज़ामी बुनियादों पर सामने रखा जा सकता है और उसके बाद फिर फैसला किया जा सकता है कि फिर इसको आगे जुडिशल साइड पर लेकर जाना है या नहीं जाना। या फिर जो उस वक्त प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के तहत कमेटी थी, 3 रुकनी, चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी, मंसूर साहब और मुनीब साहब, उन तीनों जजेस का ये इख्तियार था कि वो इसको इंतज़ामी बुनियादों से हटाकर जुडिशल साइड पे फुल कोर्ट के सामने रखते थे और फिर इसके ऊपर समाअत हो जाती। फिर जब समाअत होती तो तमाम दरख्वास्त गुजार उन सबको क्लब करके एक ही जगह पर बुला लिया जाता और वहां पर तमाम के तमाम अपनी जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, अपनी वो जो पेश करते। गुजारिशात हैं, जो उन्होंने चैलेंज किया हुआ है, वो वहां पर आकर रखते और जिसकी जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं बेहतर होते, उसको अडॉप्ट कर लिया जाता। आईनी तरमीम उड़ भी सकती थी। अब भी ये मौका मौजूद है, अच्छा। ये तरीक़ेकार अब भी अपनाया जा सकता है। लेकिन अब चूंकि आईनी तरमीम के बाद फिर जो कानून साजी हुई है उसको अगर देखें तो ये सबसे पहले केस जाएंगे प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के अंदर, जिसमें मंसूर साहब और चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी और अब अमीनुद्दीन साहब आईनी बेंच के सरबराह होने की वजह से वहां मौजूद हैं। वहां पर ये केस डिस्कस होंगे और फिर इनको आईनी बेंच में भेजा जाएगा। अब आईनी बेंच में जब ये मामला जाएगा तो वहां से तो किसी तरह से भी इनके ऊपर इंसाफ की तवक्को इन दरख्वास्त गुजारों को नहीं रखनी चाहिए। तो इसका मतलब क्योंकि ये हुआ कमर हमारी जो बेकन साहब, कैलकुलेशन टाइम है, इज इसके ओवर। ऊपर हमने ये कैलकुलेशन जी जो की, उसके अंदर इस वक्त 7 जजेस जो हैं वो मौजूद हैं और 7 जजेस में से अगर हम बगौर इन चीजों को देखें तो 4-3 से, या इसको अगर हम यूं कहें कि 5-2 से जजेस जी। जो हैं ऑलरेडी मुख्तलिफ वजूहात पर, मुख्तलिफ जगहों पर अपना माइंड वाजे दे चुके हैं। तो ये मामला मेरे ख्याल में मजीद उलझता चला जाएगा जब तक फुल कोर्ट बिठाकर इस सारे मेस को खत्म नहीं किया जाएगा। तो फिर फुल कोर्ट के हवाले से फिर वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी वाला मामला आएगा। तो अब यकीनी तौर पर ये कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं और आने वाले दिनों में मजीद जब उलझने, कन्फ्यूजन और कॉम्प्लिकेशन सामने आएगी तो उसको किस तरह से ठीक किया जाएगा ये भी हमें देखने में मिलेगा। लेकिन सलमान हैदर साहब, थोड़ा पॉलिटिकल साइड पे देखते हैं तो हमने देखा है कि अब JUI-FA ने यह फैसला कर लिया है कि वो बानी PTI से मुलाकात करेंगे। आपके इल्म में है इसका बैकग्राउंड पूरा, हमारे व्यूअर्स के भी इल्म में है। और मौलाना साहब ने ये शिकायत भी की थी कि आप पहले अपनी सफ़ों के अंदर मेरे बारे में जो राय है उसको दुरुस्त करें और उसकी बुनियाद पर ये जो है अब फैसला किया गया है। क्या समझते हैं ये फैसला कैसा है JUI-FA का और PTI के हवाले से कितनी हद तक जो उनकी हिकमत अमली है उसको सपोर्ट करेगा? अच्छा, पहली बात तो ये JUI-FA की हिकमत अमली नहीं है। ये मैं आपको PTI की कंफर्म खबर दे रहा हूँ। जी जी, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली है। और मेरी अभी थोड़ी देर पहले मेमन साहब से गुफ्तगू भी हो रही थी, जो सेनेटर हैं इनके, हुमायूं मेमन साहब, और उनसे भी मैंने ये बात कंफर्म की है। पिछले दिनों जब इमरान खान साहब की तवातर से मुलाकातें हुई थी ना, उसमें उनकी मुलाकात अपने पॉलिटिकल साथियों से भी हुई थी। उसमें असद कैसर साहब से मुलाकात हुई थी और असद कैसर साहब ने ये तजवीज़ दी थी इमरान खान साहब के सामने कि मैं चाहता हूं कि आप सिर्फ दूसरी जमातों के साथ भी, जो हमारे इत्तेहादी हैं सो कॉल्ड, या हमारे कहने सुनने में हमारी बात हमसे करते हैं, आप उनसे भी एक अदद मुलाकात कर लें। क्यों ना एक अदद मीटिंग अरेंज कराई जा सके महमूद खान अचकजई साहब की, अख्तर मेंगल साहब की और मौलाना फजल रहमान साहब की। तो उन्होंने कहा कोई एतराज़ नहीं, ये होनी चाहिए। तो फिर आपको याद होगा 3-4 दिन पहले, ठीक उस दिन, उस रात जिस दिन 17 जजेस की असामियां पैदा की गई सुप्रीम कोर्ट में, जिस दिन सर्विसेज चीफ की नौकरियों में एक्सटेंशंस दी गई, उस दिन असद कैसर साहब की मुलाकात हुई थी मौलाना फजल रहमान साहब से। तो मौलाना फजल रहमान साहब ने बिल्कुल साफ इनकार नहीं किया था। उन्होंने कहा मैं थोड़ा मुशावरत करूं, क्योंकि ये लोग चाह रहे थे कि एक प्लेटफॉर्म पर अपोजिशन का एक एहतजाज तो कम से कम रजिस्टर्ड हो, पता तो चल सके। तो फिर अब सेनेटर जो उसी दिन मौलाना साहब ने ये शिकायत की थी ना, तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था कि आपकी सफ़ों में मेरे हवाले से रहे। नहीं, वो सफ़ों वाली बात नहीं थी, वो सफ़ों वाली बात नहीं थी। वो तो आप नैरेटिव को तो बदल नहीं सकते ना सर, उसके लिए तो एक मुद्दत चाहिए, उसके लिए एक मुद्दत चाहिए। अच्छा। सफ़ों में मौलाना फजल रहमान साहब के लिए कोई अच्छी वैल्यूज या अच्छी बातें, इट विल टेक सम टाइम। अभी तक किया क्या मौलाना साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मिलकर? इसके अच्छे मशवरे उन्होंने जरूर दिए। अच्छे मौलाना साहब के कहने पे ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 26वीं आईनी तरमीम के अंदर कंट्रीब्यूशन नहीं दिया।
मौलाना साहब के ही कहने पे ये सब कुछ हुआ। उन्होंने कहा मैं ये चाहता हूं कि आप फिर भी वोट न दें, फिर भी वोट न दें। ठीक है, अब मौलाना साहब ने खुद ये पास करवाई और आप ये कह रहे हैं कि उन्होंने उनको मशवरा दिया। अच्छा, पीटीआई को सामने मशवरा दिया, स्टेटमेंट थी, पीटीआई को मशवरा दिया, और अब तभी ये आप इसको छोटी खबर ना समझें। बिल्कुल ये बड़ी अहम बात है। इसको कोई पॉलिटिकल मूव ना, इसको एक बहुत छोटी पॉलिटिकल मूव ना समझे। मौलाना ख्वाहिश ये थी पीटीआई की कि कल का जो सवाबी का इंटरचेंज के अंदर जो एक पब्लिक एक शो करना है, जिसको अली अमीन गंडापुर साहब ये कहते हैं कि इस बार एक सूबे की तरफ से करारदाद जाएगी। ठीक है, ख्वाहिश ये थी कि कल तक ये मामला हो जाता। लेकिन जाहिर है फिर मौलाना साहब जा रहे हैं, बरतानिया गए तो उन्होंने कहा कि मैं अभी कुछ सियासी तौर पर कुछ टाइम के लिए किनारा कशी अख्तियार कर रहे हैं। अच्छा, मैं थोड़ा आगे बढ़ूंगा। सलमान अनीस साहब, ये बड़ी अहम बात की अभी सलमान ने भी कि मौलाना साहब ने ही पीटीआई को ये मशवरा दिया था कि आप जो हैं वोट ना दें, और खुद मौलाना साहब जो है वो बार बार ये कहते रहे कि मैंने ही इसको जो है ना 22 तक शिकों तक लेके आया और मैंने बड़ी मेहनत की है। ये क्या कहानी आपको लगती है? कोई कहानी नहीं है, ऐसी अजीब बेपर की बात है। अब बैठे हुए नहीं है क्या पीटीआई वाले, इस सारे के सारे जो ये तरमीम हुई हैं उसके बाद आंट द सिटिंग, जो आज उन्होंने उमर अयूब ने शिकवा किया कि एक तरफ हमें जो है वो जुडिशल कमेटी के अंदर बिठाते हैं, दूसरी तरफ हमारे ऊपर दहशतगर्दी के पर्चे करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये इनके साथ कोई अचंबे के अंदर कोई अचानक जो है वो कहानी हो गई है। मौलाना हैज़ प्लेड वेरी वेल, इसमें तो कोई शक नहीं है। मैं सलमान हैदर साहब की इस बात से जो है ना वो एग्री करता हूँ कि मौलाना ने फिर सियासत की है और अपने आप को सेफ गार्ड कर लिया और अपनी पोजीशन को उन्होंने रिएटरेट कर लिया हुआ है और आगे डाल दिया है पीटीआई को। ये बंदूक उन्होंने उनके कंधे के रख के ऊपर चलाई है। अब ये जो आप बात कर रहे थे कि मौलाना की जो है वो मुलाकात होनी चाहिए पीटीआई से, तो ये लव स्टोरी तो अब चलेगी, इसलिए क्योंकि पीटीआई को बंदे मुक गए ने। पीटीआई की अपनी जो पार्टी रिफ्ट है और जिस किस्म की तोड़ फोड़ का पीटीआई इस वक्त शिकार है, हुण वो चाहते हैं कि मौलाना दे बंदे आके इन्होंने एहतजाज जड़ा ना वो शिरकत करें। दिस इज़ व्हाट्स हैपनिंग। अगर आप ग्राउंड रियलिटी को देखें तो पीटीआई वांट्स टू रिलाई ऑन मौलाना स्ट्रीट पावर, ताकि ये एक दफ़ा फिर कोई शो ऑफ पावर कर सकें, फिर एक दफ़ा कोई एहतजाज का कोई माहौल बनाए को पता लगे कि यार साढ़े नाल बड़े बंदे ने ऐ चेक करो मौलाना भी आ गए साढ़े पीछे, तो वो गवर्नमेंट को टफ टाइम देने के लिए कोशिश करेंगे। लेकिन मौलाना का स्ट्रीट पे निकलने की वजह नहीं बनती। वाई वुड मौलाना बी अ पार्ट ऑफ दिस एंटायर सर्कस ऑन बिहाफ ऑफ पीटीआई? मतलब अब पीटीआई के अपने बंदे डंडे खाने के लिए चले गए हैं, तो मौलाना को वो चाहते हैं कि उनके वर्कर्स आएँ और उसी तरह जो ये सारा कुछ डंडा सोटी चल रहा था वो चले और उनके वर्कर्स के साथ अब ये हो। नहीं, वो तो बानी पीटीआई से गारंटी मांग रहे हैं ना, वो इसी वजह से फैसला हुआ मुलाकात करने जा रहे हैं। मौलाना ने दिलासा ही देना है ना, जफ्फी पा के उन्होंने दोनों ने एक दूसरे के कंधे ते रख के रोना ही है ना कि साढ़े नाल धोखा हुआ है, तो उन्हें कहना हाँ साढ़े नाल भी हो ही गई है थोड़ी बहुत गेम। तो ये एक दिलासा देने के अलावा दे डोंट हैव एनीथिंग एल्स टू ऑफर टू ईच अदर। ए दोनों एक दूसरे को जफ्फी पाणगे और उसके बाद रोणगे कि साढ़े नाल ए होया तो थोड़े नाल ए होया। लेकिन इवेंचुअली अगर आप देखें, मैं हमेशा एक बात ये कहता हूँ कि आप गवर्नमेंट को जब टाइम देते हैं और मुआशियात की तरफ जब नज़र डालते हैं, आपके स्टैटिस्टिक्स बेहतर होते हैं, तो ऑटोमेटिकली अवाम का भी जो सेंटीमेंट है वो इस एहतजाज से और इस इंतशार से काम कारोबार की तरफ जाता है और उसके बहुत मस्बत नताइज हैं। आज अभी मेरा ख्याल है प्राइम मिनिस्टर ने फिर बिजली की कीमतों के अंदर को 2 से 3 महीने के अंदर जो है वो रिलीफ देने का ऐलान किया है। तो यू नो द गुड न्यूज़ आर ऑल अराउंड। ऐसा नहीं है कि एक बिल्कुल ही केओस का माहौल है और कुछ समझ में नहीं आ रही। आई अंडरस्टैंड कि जो आपकी जुडिशरी के अंदर हो रहा है या जो आपकी सियासत के अंदर हो रहा है ये इसी तरह चलता रहता है। ठीक है, जो गवर्नेंस के मामलात हैं जिनके ऊपर तवज्जो दी जानी चाहिए उसके ऊपर मेरा ख्याल है गवर्नमेंट का फोकस बहुत बेहतर है। चलें, सलमान साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी जी। मैं ये तो एक तो सलमान भाई है, मैं सिर्फ यही कहूँगा, अभी प्राइम मिनिस्टर ने जो यूनिट्स में कहा कि थोड़ी उन्होंने शायद किसी किस्म का कोई डिस्काउंट दे दिया है बिजली के बिलों में या उसके यूनिट्स के अंदर, और भाई उन्होंने कहा सर्दियों में ज्यादा इस्तेमाल पर। अब सर्दियों में क्या इस्तेमाल, इसी चलाना शुरू कर दें, और जो वक्त था वो गुजर गया। यही तो सब ड्रामेबाजी हम देख रहे हैं। और गर्मियों में करना था ना ये काम, सर्दियों में ज्यादा यूनिट इस्तेमाल करने। भाई सर्दियों में बिजली बंद रही है, इस्तेमाल नहीं हो रही। बात अवाम को रिलीफ देने की होती है। सलमान हैदर साहब शुक्र करें गवर्नमेंट की किसी एंड के ऊपर तो फोकस है। केपी गवर्नमेंट बताए ना क्या करती है, इससे पहले बताया ना कि इनकी गवर्नमेंट जो थी इन्होंने अवाम को किधर रिलीफ दी है, कॉस्मेटिक्स के लिए ही सही। मैं कहता हूँ आपकी बात मैं मान लेता हूँ। मेरे ख्याल में वो प्रोविंशियल टॉपिक अलग है, फेडरल। मैं इनकी बात मान लेता हूँ। गवर्नमेंट ने दिल रखने के लिए, लोगों के कानों को खुश करने के लिए ये एफर्ट की। चले मैंने आपकी बात मान ली। फॉर अ सेकंड आई बाय योर आर्गुमेंट। मेरे ख्याल में बाकियों ने तो ये भी नहीं ना किया।
अवाम को कहीं पे तो कोई उम्मीद, कोई दिलासा, कोई मरहम, कोई दाद रसाई किसी ना किसी फॉर्म में तो देंगे, या गवर्नमेंट भी हाथ पे हाथ रख के बैठी है? चले चले सुन ले, एक आधा अच्छा काम हो रहा है तो मैं अप्रिशिएट कर लिया। सलमान हैदर साहब की बात सुन ले जी। मैं एक तो बात अपनी ये कंप्लीट कर लूं जी जी। कि कोई कुछ कर रहा है तो कुछ से क्या मुराद है, मुझे इस चीज की समझ नहीं है। पिछले साल 400 थे पार्टिकल्स एयर के अंदर, आज हम घर से बाहर नहीं जा सकते, नजर ही कुछ नहीं आ रहा। मेरे सामने विंडो है, मुझे नजर ही कुछ नहीं आ रहा लाहौर के अंदर। अब 1200 तो आम सी बात हो गई है लाहौर में। हम एक अदर सिलेंसर्स के अंदर मुंह, गाड़ियों के सिलेंसर के अंदर मुंह रख के बैठे हुए हैं। ये पॉलिसी किसकी बात कर रहे हैं? जब सांस मुश्किल हो गई इस मुल्क के अंदर, ये पॉलिसी, ये सवाल पॉलिसी बनाई थी, सारे मुल्क से बाहर है, सब एंजॉय कर रहे हैं, अपने विंटर वेकेशंस को एंजॉय कर रहे हैं। बड़ी बात केपी की हुकूमत करे ना करे, मुझे इससे नहीं कंसर्न। मैं ये कह रहा हूं कि सर ऐसी बिजली के सस्ता करने का क्या फायदा जो मैंने इस्तेमाल ही नहीं करनी। चले, अब वो कह रहे हैं, अब वो कह रहे हैं कि ज्यादा बिजली इस्तेमाल करें, ज्यादा पैसे बचाएं। ये इमरान खान ने इकट्ठे और बैठ के रोना है। ये बहुत बड़ी स्मार्ट मूव होगी, अगर ये हो गई तो बहुत बड़ी स्मार्ट मूव होनी होगी। तो कल सवाबी का वही एक नेट प्रैक्टिस है जी। सवाबी सलमान साहब, वही ना, स्टॉर्म इन अ टी कप। एक और इनकलाब आने वाला है, जैसे सितंबर में आया, जैसे 4 अक्टूबर को आया। बस ये आने वाले दिनों में देखेंगे, ये जब मुलाकात होगी। इसके अलावा हल भी कोई नहीं है, कोई यू हैव नो। मैं उमर दराज की तरफ बढ़ना चाहूंगा। उमर दराज, आप बताइएगा, सवाबी में जलसा होने जा रहा है, कहा गया है आइंदा की मंजिल का जो है वो तयन किया जाएगा इस जलसे के हवाले से। क्या समझते हैं, क्या मंजिल है और किस तरह से जो है ये तयन किया जाएगा, और फिर ओवरऑल इस जलसे के हवाले से भी क्या तवक्कुआत वाबस्ता हैं? इसमें आपसे लूंगा उमर दराज ब्रेक के बाद। नाजरीन, जहां पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आगे बढ़ेंगे। ब्रेक से पहले ही मैंने उमर दराज ये सवाल आपके सामने रखा था कि पीटीआई का आइंदा रोज का सवाबी में जलसा क्या तवक्कुआत हैं और कितना अहम है? मेरा ख्याल ये है कि सवाबी जलसा, अगर हम ये कहें कि कल 10 लाख हो गए, 10 लाख से 20 लाख ले जाए तो भी इतना इम्पैक्ट नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि वहां आपकी अपनी हुकूमत है, वहां तो लोग आपको मुंह दिखाने के लिए या नंबर टांगने के लिए वजीरों के सामने भी अपने हलकों से लोग निकाल लेंगे। हाँ, अगर आज जलसा लाहौर में होता अलग बात होती, अगर ये जलसा इस्लामाबाद में होता या खैबर पख्तूनख्वा से हट के होता जहां आपकी अपनी हुकूमत नहीं है, तो वो अलग होता। ये एक वार्म अप मैच तो आप करार दे सकते हैं, या आप कह सकते हैं हम अगला कोई ऐलान करना चाहते हैं तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस की बजाय आपके सामने कोई लोग हजारों में होंगे, तो वो तो हो सकता है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल के जलसे सिर्फ वही इम्पैक्ट डालते हैं जो आप किसी और की हुकूमत के मातहत करते हैं, किसी और हुकूमत के होते हुए अपोजिशन के तौर पे जलसे करते हैं। सवाबी का जलसा हुकूमत का जलसा होगा। और रही बात कि आप क्या ऐलान करेंगे, ज़ाहिर है तहरीक इंसाफ किसी अगले जलसे का ऐलान करेगी या इस्लामाबाद की जानिब से मार्च का ऐलान करेगी। तो मेरा ख्याल है ये स्ट्रेटेजी तहरीक इंसाफ की ठीक है, उनका अपना हक है वो जिस तरीके से भी करे। लेकिन मैं नहीं समझता कि खैबर पख्तूनख्वा के जलसों से कुछ इमरान खान की रिहाई के ऊपर या तहरीक इंसाफ की किसी आसानी के हवाले से सिलसिला होगा। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, तहरीक इंसाफ वहां पे हुकूमत में ना होती तो बिल्कुल अलग था। कल क्या रुकावट होगी? कल आप कहाँ जलसा करना चाहते हैं? कल आप 10 बजे की बजाय रात 2 बजे खत्म करना चाहते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कल तो आपकी अगर ये तो नहीं होगा लाहौर जलसे की तरह कोई लाइटें बंद कर देगा, कोई साउंड सिस्टम बंद कर देगा, कोई गिरफ्तारियां हो जाएगी, कोई शेलिंग हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो तहरीक इंसाफ ऐलान करेगी, जाहिर है अगले किसी स्टेट की जानिब जाएगी। वो चाहते हैं कि कारकुनों को मोबिलाइज भी रखा जाए, उनको डिमोरलाइज ना होने दिया जाए और फिर ये तासुर दिया जाए कि हम ये तहरीक चला रहे हैं कि इमरान खान की रिहाई के लिए। और मेरे ख्याल से वो आप स्ट्रीट मूवमेंट नहीं चलाएंगे तो उसका कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। और स्ट्रीट मूवमेंट खैबर पख्तूनख्वा में नहीं चलाएंगे। स्ट्रीट मूवमेंट का जिस दिन आपने ये सारा कुछ शिफ्ट किया पंजाब में और लाहौर में, उस दिन आपको रिजल्ट नजर आएगा। ठीक है। अच्छा, अब इसमें कमर मेखल साहब, जाहिर है वो कह रहे हैं कि आइंदा कोई मंसूबा जो है, आइंदा की प्लानिंग के हवाले से भी कोई जिक्र सामने आएगा इस सवाबी के जलसे में। अभी जैसे सलमान हैदर साहब ने भी एक बात की कि उनका तो यह ख्याल था कि मौलाना साहब या इवन के अख्तर मैगर साहब और दीगर जमातें भी उनके उस स्टेज पर होती सवाबी जलसे में, लेकिन जाहिर है उसको अभी वक्त है। अब आप क्या समझते हैं कि जो बड़ा मुतालबा है बानी पीटीआई की रिहाई, क्या ऐसा मुमकिन है या कोई ऐसा मंसूबा, बड़ा मंसूबा जो है उसकी कोई नकाब कुशाई हो पाएगी? अच्छा, मैं इमरान खान साहब की रिहाई की तरफ आने से पहले ना, क्योंकि रिहाई के हवाले से भी कुछ अहम डेवलपमेंट है वो आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन उससे पहले जैसे सलमान अनीस साहब बात कर रहे थे, देखिए अगर मौलाना साहब इमरान खान से मिलने के लिए जाते हैं ना डेला जेल के अंदर, तो वो कुछ देने नहीं जा रहे हैं, ये कंफर्म बात है। वो कोई ना तसल्ली देने जा रहे हैं ना वो कुछ और चीज़, वो लेने जा रहे हैं।
वो लेने क्या जा रहे हैं, उनको इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला दरपेश है वो उनकी आबाई सीटें हैं डीआई खान की, जो उनकी फैमिली की हैं, जो उनके बच्चों की हैं, जहां से वो हमेशा से जीतते थे और इस इलेक्शन में वो सब हारे हैं। और आपको याद होगा मौलाना साहब को जाके पशीन से सीट जो है वो लेनी पड़ी, बलोचिस्तान पशीन से। तो ये एक तो मौलाना साहब का सबसे बड़ा मसला है। तो मौलाना साहब अगर जेल जाएंगे अडयाला मिलने के लिए, कोई भी बार्गेन करेंगे खान के साथ, तो वो लेने के लिए जाएंगे अपनी आबाई सीटें, और वो हुकूमत नहीं दे सकती, वो एस्टैब्लिशमेंट नहीं दे सकती, वो कोई और ताकत नहीं दे सकती, वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान उनको आबाई सीटें दे सकता है। और मुझे एक बहुत बड़ा और स्ट्रॉन्ग किस्म का इत्तेहाद तहरीक इंसाफ और मौलाना के अंदर नजर आ रहा है फ्यूचर में। और अच्छा। मौलाना का जो ड्रीम जॉब है, अभी तक का ड्रीम जॉब जो मौलाना का रहा है, वो भी आइंदा आने वाले वक्त में सिर्फ और सिर्फ तहरीक इंसाफ उनको दे सकती है, और कोई भी पार्टी और कोई भी ताकत मौलाना साहब को उनका ड्रीम जॉब ऑफर नहीं कर सकती। वो फ्यूचर में कुछ डेवलपमेंट्स जब होंगी, अभी उनको कहना कबल इस वक्त होगा शायद, तो वो चीजें सामने आ जाएंगी। दूसरा एक कमेंट मैं बिजली पर भी करना चाहूंगा। देखिए, बिजली की कीमतें इसलिए कम की जा रही हैं ताकि लोग बिजली ज्यादा इस्तेमाल करें। ये आज जब खबर आई तो हम इस चीज के पीछे थे कि भाई इतना पैसा जरूरत है तो एकदम बिजली की कीमतें कम क्यों की जा रही हैं। तो जैसे जैसे सर्दी आ रही है बिजली का इस्तेमाल कम हो रहा है, और जो बिजली पीछे बनाई जा रही है वो वहां पे जो आईपीपीज बैठे हैं, जो बाकी इतने बड़े बड़े कारखाने लगे हुए हैं, वो मक्खियां मारेंगे बैठ के फिर पूरा सर्दियों में। इसलिए उन्होंने ये रिलीफ जरूर दिया है, लेकिन बिजली के ज्यादा इस्तेमाल पे इनकरेज करने के लिए बिजली का रेट जो है वो कम किया गया। ठीक है, इससे रिलीफ अवाम को जरूर मिलेगा और वो मिलना चाहिए, ये एक अच्छा अमल जरूर है। सही है। अब आ जाते हैं इमरान खान साहब की रिहाई के ऊपर। देखें, मैं कल देख रहा था रात को, ज़ल्मे खलीलजाद का एक ट्वीट है, वो एशिया के हवाले से ट्रंप के दौर में बड़े अच्छे और एक एम्बेसडर रहे हैं अफगानिस्तान और इराक को डील करते थे। आपको याद होगा जब अमेरिका की फौजें अफगानिस्तान से निकली थी तो उस वक्त वही एम्बेसडर थे, और जितने भी मुज़ाकरात और चीजें थी वो सारी चीजों को, तमाम मीडिएशन में वो मौजूद थे तालिबान वगैरह के साथ। उन्होंने कल जो एक ट्वीट किया ना वो बड़ा जबरदस्त है, उसको अगर हम समझने की कोशिश करें तो बड़ा वाजे हो जाएगा। उसका तर्जुमा यूं है कि उन्होंने लिखा है कि ट्रंप के अमेरिका में इलेक्शन जीतने के बाद ट्रंप के दोस्त इमरान खान को जेल में जो इस वक्त नाजायज तौर पर रखा गया है, क्या वो मजीद रखना पॉसिबल होगा? और अनजस्टिफाइड डिटेंशन जो है इमरान खान की, क्या उसको हमारे आर्मी चीफ साहब क्या इसको एक्सप्लेन कर पाएंगे? वो डायरेक्ट बात कर रहे हैं इस चीज के ऊपर। अब अगर उन्होंने ये भी कहा कि अब जल्द से जल्द इमरान खान और बाकी लोगों को जेल से रिहा कर देना चाहिए, ये ज़ल्मे खलीलजाद कह रहा है। ठीक है, मैं नहीं कह रहा, कोई पीटीआई का सपोर्टर नहीं कह रहा, कोई पाकिस्तान में बैठा हुआ प्रो पीटीआई प्रो इमरान बंदा नहीं कह रहा, ये ज़ल्मे खलीलजाद कह रहा है। तो देयर इज समथिंग जो कुछ इस वक्त हो रहा है। दूसरा, जो अगर आप रिहाई की तरफ जाएं कि इस एहतजाज से रिहाई होगी, तो मेरे ख्याल में सिर्फ रिहाई के लिए अगर एहतजाज करना है तो उससे फायदा नहीं है। तहरीक इंसाफ को कानूनी मामलात जो हैं वो अदलिया के अंदर और भरपूर तरीके से लड़ने होंगे। मेरे हिसाब से उनकी बहुत ज्यादा गलतियां हैं, खामियां हैं, उनके कानूनी टीम के अंदर खामियां हैं जो कि उनको दूर करनी चाहिए। ठीक है। और जब ये एहतजाज और अगर सारा कुछ हो रहा है, ये रूल ऑफ लॉ के लिए हो रहा है, जैसे कि इमरान खान ने भी आज जेल से कहा, और ये हो रहा है अदलिया की आजादी के लिए। जब रूल ऑफ लॉ होगा, अदलिया की आजादी होगी, तो ये झूठे केसेस ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएंगे। चले रूल ऑफ लॉ के लिए, और ये एहतजाज जो है वो इस तरीके से है। और फिर ये आपने वकला वाली बात की, ज़ाहिर है विद इन पीटीआई, उस हवाले से भी मुख्तलिफ तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद है। थोड़ा आगे बढ़ेंगे। देखिए, इसमें मैं आपके सामने एक चीज और रख दूं जरा जल्दी से, क्विकली। मैं 2 दिन पहले अडाला गया हूं, और वहां पर जो 6 रहनुमा थे तहरीक इंसाफ के, उन्होंने मिलना था वहां पर, और उनकी मुलाकात नहीं करवाई गई। और मेरे हिसाब से जो मैंने चीजें ऑब्जर्व की, वहां पर तहरीक इंसाफ के तमाम लोगों ने शुक्र अदा किया कि भाई शुक्र है हमारी इमरान खान से मुलाकात नहीं करवाई हुकूमत ने। अच्छा। क्योंकि जब हमारी मुलाकात होती, हमारी ड्यूटी लगती, हमें काम करना पड़ता, मारे खानी पड़ती है, एहतजाज पे निकलना पड़ता, तो वो बोझ उठाने के लिए इस वक्त जो मौजूदा क़यादत है वो रजामंद भी नहीं है, वो तैयार नहीं है। ठीक है, वो फिर इंटरनल रिफ्ट आ जाती है ना पीटीआई की, ज़ाहिर है उनको बिल्कुल। कमर बेकन साहब, आपका पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो आ गया है, हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे क्विकली। जी जी बिल्कुल। अच्छा, अब थोड़ा सा आगे बढ़ें, हमें बस चूंकि वक्त जो है वो जैसे जैसे कम होता जा रहा है, हमें आगे भी बढ़ना है। मैं सलमान हैदर आपसे जानना चाहता हूँ, ये भारतीय मीडिया की जानिब से ये दावा किया गया है कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारत की टीम पाकिस्तान नहीं आ रही, और ज़ाहिर है आप जानते हैं कि इस वक्त पीसीबी को कौन हेड कर रहा है, मोहसिन नकवी साहब हैं। हमारी वजारत दाखिला को कौन हेड कर रहा है, वो भी मोहसिन नकवी साहब हैं।
तो क्या वजह है कि वो अभी तक ये दोनों चीज़ें उनके हाथ में हैं, और ज़ाहिर सिक्योरिटी एक बड़ा मामला है तो वो भी वजारत दाखिला के अंडर आता है, वो कायल नहीं कर सके भारत को कि उनकी टीम जो है वो यहाँ पे ले आए, वो इस पर कामयाब नहीं हो सके? क्या वो जिम्मेदार हैं कि नहीं? अच्छा, पहली बात तो ये कहने को तो वो जिम्मेदार है, मगर उनके कद से बहुत ऊपर की बात है। और जस्ट एक अदद राउंड टेबल पे शंघाई ताउन तंजीम में शंकर साहब को बिठा के थोड़ी सी स्माइल के साथ गुफ्तगू कर ली तो हम इतने कॉम्प्लेक्स हो गए कि भाई क्रिकेट डिप्लोमेसी का शायद आगाज हो गया। ये मोहसिन नकवी साहब का कद जहां तक है ना, वो मुझे और आपको बड़े अच्छे से अंदाजा है। वो क्रैक डाउन ऑपरेशन वगैरह जरूर कर सकते हैं, या हाँ लाहौर में वो ये पुल शुल भी अच्छे बना सकते हैं, और अब उनको 3 प्रोजेक्ट इस्लामाबाद के अंदर भी मिल गए, वो सब कर सकते हैं। अदरवाइज इसके अलावा वो कौन से प्रोजेक्ट पे, इंटीरियर मिनिस्ट्री की वजह से किस प्रोजेक्ट में वो अब तक कामयाब हो सके? मैं नहीं समझता मोहसिन नकवी साहब को किसी जगह पे वो कामयाबी का झंडा उन्होंने गाड़ा हो। हाँ, पाकिस्तानी टीम मैच जीते तो मोहसिन नकवी साहब को हम क्रेडिट दे दें। वो एक आज ऑस्ट्रेलिया से मैच जीत गए, उससे पहले एक मैच बड़े अच्छे से जीतते जीतते हार भी गए, तो चले पार्टी उसके अंदर वो कर लिया। अदरवाइज मोहसिन नकवी साहब के कद से बहुत ऊपर, उनको इल्जाम देना ज्यादती होगी। ओ भाई, भारत है, हमारी तरह थोड़ी है कि हम हर चीज पे इतने कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं। भाई ना आए तो क्या प्रॉब्लम है? ठीक है, ना आए चैंपियन ट्रॉफी में, भारत ना खेले, हमें क्या प्रॉब्लम है? उनको हमारे नहीं खेलने से प्रॉब्लम नहीं है तो हमें क्या प्रॉब्लम है? आप क्यों चाहते हैं वो आए? अच्छा ये सवाल है जो आप ये बात कर रहे हैं, बिल्कुल यकीनन ये एक सवाल है। सलमानी साहब, आप क्या समझते हैं? वो कह रहे हैं कि सिक्योरिटी खदशात की बुनियाद पर नहीं आ रहे। एससीओ हमारे सामने है, वो भी हुई, इसके अलावा भी, और एससीओ के बाद तो बड़े पुरुमीद थे कि भारतीय टीम भी आएगी और वो यहाँ पे आके परफॉर्म करेगी। अब जाहिर है इसका असर फिर इंटरनेशनली पड़ता है ना, कि एक टीम नहीं आ रही तो दूसरी टीमें भी कहेंगी ठीक है जी सिक्योरिटी खदशात है। क्या ऐसा आपको दिखाई दे रहा है या नहीं? जैसे सलमान कह रहे हैं वो नहीं आते तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए? नहीं, नंबर एक तो ये कि ये अभी भी मेरे ख्याल में बातचीत ज़ाहिर है चल रही है, और दूसरी वो चीज़ है ना कि अब आपने सारी चीज़ें मोहसिन नकवी साहब के ऊपर डालनी है, तो ज़ाहिर है हमारे साथ ये एक प्रॉब्लम है कि वी वांट टू पिन पॉइंट समबडी एंड वी वांट टू मेक श्योर कि नहीं, हम नहीं करे, वो पीसीबी के चेयरमैन है, नहीं, वो जिन्होंने उनको बनाया है उन्होंने डाला। इंडिया हम तो सवाल करेंगे पीसीबी के चेयरमैन ने तो नहीं किया। अब इंडिया की जो अपनी क्रिकेट बोर्ड है और जो उनके अपना उसका स्ट्रक्चर है और जो उनकी अपनी टीम की दोबारा रिफॉर्मेशन है, वो क्वेश्चनेबल है ना। वो इस वजह से शायद अवॉइड करना चाहते हो, या जो उनकी अपनी कमर्शियल डेप्थ है वो ख़ुद अपने हिसाब से वे करेंगे चीज़ों के, ना कि आपके और हमारे कहने के ऊपर करेंगे। तो ज़ाहिर है जो उन्होंने सिक्योरिटी खदशात की बात की है वो उनकी तरफ के खदशात हैं। हम तो ज़ाहिर है उनको एश्योरेंसेस ही दे सकते हैं और बता सकते हैं, जिस तरह आपने भी जिक्र किया कि ग्लोबल लेवल के इवेंट्स पाकिस्तान के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर हो रहे हैं, और ज़ाहिर है हमारी जो सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं, हमारे जो बाकी इदारे हैं, वो इस बिल्कुल केपेबल हैं कि वो लोगों को और इंटरनेशनल अपने मेहमानों को सिक्योरिटी जो है वो प्रोवाइड कर सकें। दूसरी चीज़ ये कि देखें, इट्स अ वेरी कमर्शियल गेम नाउ क्रिकेट, एंड आई डोंट पर्सनली सी कि इंडिया वुड वांट टू बी लेफ्ट आउट ऑफ सच बिग इवेंट। अगर इंडिया अपने आप को इससे आइसोलेट करता है और बाहर निकलता है तो नुकसान उनका अपना ज़्यादा है बनिस्बत हमारे उसके, क्योंकि ज़ाहिर है उनके जो अपने प्लेयर्स हैं या जो उनकी अपनी क्रिकेट टीम है उसके ऊपर बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट्स हैं। तो आप कह रहे हैं होगी इधर ही? बिल्कुल होगा, ऐसा नहीं है कि ना हो। उनका प्रेशर देखें, इंडिया का एक अपना इन्फ्लुएंस है, और वो तो न्यूट्रल वैल्यू की बात कर रहे हैं। जी, न्यूट्रल वैल्यू की बात हो रही है, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि अब वो अपनी तरफ से खेलने के ऊपर तो रजामंदी यकीनन उनकी है, इसलिए क्योंकि बसूरत दीगर उनके ऊपर आईसीसी की तरफ से बहुत हैवी फाइन्स होंगे, और उनकी अपनी जो ग्लोबल स्टैंडिंग और क्रिकेट के अंदर जो रेटिंग है उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। एंड देन ICC can put bans on international player for going and playing their Premier Leagues also. तो एटलीस्ट पाकिस्तान जो है वो ट्राई करेगा कि इंडिया को कन्विंस करे, और मेरा ज़ाती ख्याल है कि अभी तो ज़ाहिर है बातचीत का आगाज़ हुआ है, कोई डायलॉग शुरू हुआ है, कोई ज़रा हिलजुल इसके अंदर है, आगे आने वाले दिनों में, महीनों में इसके अंदर बहुत पॉजिटिव इंशाल्लाह ताला जो है वो डेवलप, उम्मीद है आप। अच्छा, अब इसमें उमर दराज गोदल साहब, एक तो आप क्या समझते हैं? दूसरा जाहिर है ये एक ख्याल है ना कि जब वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, आईसीसी का सदर जयशाह आपको पता है वो भी उनका है, फिर वो एशिया कप में नहीं आए पाकिस्तान में, वो भी हमारे सामने है, और चैंपियंस ट्रॉफी जहाँ पे इंडिया के हवाले से जाहिर है अहम है, जिसका सलमान अली साहब जिक्र करें, वो हमारे लिए भी तो इम्पॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए। जाहिर है जब बड़े इवेंट की आप मेज़बानी करते हैं तो फिर उसकी एक इकोनॉमिक तौर पर भी आपको फ़ायदा है। तो ये सारी चीज़ें मेरे ख्याल में हर व्यूअर जानता है। अगर भारतीय टीम पाकिस्तान नहीं आती और वो न्यूट्रल वेन्यू के हवाले से इन्फ्लुएंस करते और वो हो जाता है, तो पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शन है? देखिए, हमारे पास कोई ऑप्शंस नहीं है, शायद हम उस पोजीशन में भी नहीं है, वो आईसीसी में हो। जहां तक मोहसिन नकवी साहब की बात है, इंटरनली तो देखा जाए जाहिर है कि हीरे की सूरत में उन्हें हमारे ऊपर उन्हें नवाजा गया है, लेकिन जहां इंडिया की बात आएगी तो जाहिर है ये मोहसिन नकवी का मसला नहीं है, ये हम सबका फिर मसला होगा। मेरे ख्याल में स्टैंड लेना चाहिए।
हम वर्ल्ड कप खेलने गए थे इंडिया और उन्हें आना चाहिए। अगर वो नहीं आते तो इतनी बड़ी बात नहीं है। 2026 के अंदर इंडिया के अंदर T20 वर्ल्ड कप होना है और इसमें खास बात यह है कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान इंडिया का कोई बायलैटरल सीरीज नहीं है जिसमें वो कहेंगे हमारी बायलैटरल है तो आईसीसी तो निकले साइड पे हम देख लेंगे, ऐसा है नहीं है। ये आईसीसी का इवेंट है। अगर आप प्रेसिडेंट ऐसा सेट करते हैं कि आप कहते हैं कि हमें कोई हाइब्रिड मॉडल चाहिए और हम बाहर खेलना चाहते हैं, बाकी टीम्स को तो कोई इशू नहीं है। अभी इंग्लैंड खेल के गया है, ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान खेल के गया है, न्यूजीलैंड खेल के गया है, बाकी टीम्स खेल के गई हैं। सिक्योरिटी का कोई कंसर्न किसी टीम को नहीं है। इंडिया का भी सिक्योरिटी कंसर्न नहीं है। पॉलिटिकल मैटर एक बनता जा रहा है क्रिकेट को लेके, उनकी हुकूमत जो कि नहीं करना चाहिए। हम खेल के आए हैं, आप आए या खेलें, उनको ये ऑप्शन दी गई कि आप खेल के वापस चले जाए उसी दिन जो है, ना स्टे करें पाकिस्तान के अंदर। लेकिन अगर वो नहीं करे तो मेरे ख्याल पाकिस्तान को स्टैंड देना चाहिए और बताना चाहिए ठीक है हम आपके बगैर भी परसू करते हैं। और अगर आईसीसी के जरिए वो कहते हैं हम इसके बिना नहीं होने देंगे तो फिर हमें 2026 के अंदर स्टैंड देना चाहिए। और मेरा ख्याल है इस चीज को देखते हुए कि हमारी क्रिकेट के अंदर हमारे वजह से आप पूरा इवेंट एक साइड पे होता है, पाकिस्तान इंडिया का मैच एक साइड पे होता है, जितना रेवेन्यू से जनरेट होता है, ऐसी भी कोई बात नहीं है। और हम कोई ऐसी गई गुजरी टीम भी नहीं है। तो मेरे ख्याल से इसके ऊपर पाकिस्तान को बड़ा सख्ती के साथ अपनी बात मनवानी चाहिए। लेकिन जाहिर है हम जैसे अभी आप कह रहे हैं कि ठीक है जी वर्ल्ड कप आ रहा है हम भी नहीं जाएंगे, तो जाहिर है ये तो हम हर दफा धमकी लगाते हैं फिर हम चले भी जाते हैं। अब हमारा ये जो जाहिर है इस सारी सूरत हाल में उनके कंसर्न यकीनन, जैसे अभी सलमान ये आप भी बात कर रहे हैं कि वो यही मामला है कि शायद वो चेयरमैन पीसीबी से ज्यादा बड़ा अहम मामला है और हमेशा इंडिया ये पॉलिटिकल लोग पॉलिटिकल फैसले करते हैं ना। पाकिस्तान की सियासी क़यादत को आना चाहिए। मोहसिन नकवी इज नॉट अ पॉलिटिकल गाय। पॉलिटिकल आदमी को सामने आके बात करनी है सर। वो तो क्रिकेट गाय भी नहीं है ना, खोलेगा उनके ऊपर तो पूरा पाकिस्तान चढ़ दौड़ेगा। नहीं, वो प्लेयर भी कोई बहुत अच्छे नहीं है, उनको चेयरमैन पीसीबी बनाया गया तो वो सफारती सतह पे भी कोई बड़ा उनका कारनामा नहीं है। लेकिन पॉलिटिकल फैसला है ये, उनकी टीम का फैसला नहीं है, भारतीय क्रिकेट बोर्ड का फैसला नहीं है, ये उनका पॉलिटिकल फैसला है। ठीक है बिल्कुल सही। भारतीय टीम बहुत विलिंग है, बहुत खुश है पाकिस्तान में आके खेलने से। लेकिन आप क्या समझते हैं कमर महकन साहब, क्या हमारे यहाँ तो जाहिर है वो, हालांकि जो मोहसिन नकवी साहब हैं उनको बतौर चेयरमैन पीसीबी लगाने पे इंटरनली भी बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि वो क्या कर पाएंगे और आलमी सतह पे वो कायल नहीं कर पाएंगे, या क्रिकेट की जो बहाली है पाकिस्तान में वो नहीं कर पाएंगे। ये पहले तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद थे और इंडिया का ये इनकार जाहिर है उसको उस तनाजुर में भी लिया जा रहा है। आप क्या समझते हैं कौन जिम्मेदार? कमर महकन साहब देखिए, पहले बात तो ये है कि मैं इस बात पर कन्विंस्ड हूँ कि मोहसिन नकवी साहब सिवाय एक पाकिस्तान में ओहदा छोड़ के ना कुछ भी बन सकते हैं। अब वो पहली बात तो एक और अफसोसनाक ये तो आपने राना सनाउल्लाह साहब वाली बात कर दी, क्योंकि वो वोट लेकर नहीं आए। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। मैं इस बात पर कन्विंस्ड हूँ, बिल्कुल उनकी बात बिल्कुल दुरुस्त थी। अगर उन्होंने ये बात की है तो देखिए वो कुछ भी बन सकते हैं। दूसरी बात ये कि वो आंसरेबल नहीं है। जैसे पॉलिटिकल अभी बात की सलमान साहब ने कि पॉलिटिकल लोग होते हैं वो आंसरेबल होते हैं अपने लोगों को, अपनी पार्टी को, ये किसी को आंसरेबल भी नहीं है। और सबसे अहम बात, इनफ इज इनफ। यार अगर आपके लिए नहीं आ रहा, आपको इज्जत के ऊपर भरोसा नहीं कर रहा, तो भाई सीधा सीधा उनको भी आप जवाब दें कि भाई अब आप आगे ऐसा भी नहीं होगा। जब हम बार बार एक चीज जो है वो कमजोरी के साथ, आप समझे कि एक बड़ा वीक पॉइंट के ऊपर रहकर उनके साथ डायलॉग करते हैं या बात करते हैं, तो वो नेक्स्ट टाइम जो है उससे 2 कदम आगे जाके खड़े हो जाते हैं। हम इस पोजीशन में हैं, दूसरी बात जरूर करनी चाहिए और इस पोजीशन में कम से कम सौदा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। उन्होंने रुपये लाने। कमर साहब आप ही से सवाल है, हम इस पोजीशन में हैं। देखिए इसमें पोजीशन में बिल्कुल नहीं है जी। नौकर की तो नखरा की। अब देखिए ना, इंटरनेशनल जितनी लॉबिंग इंडिया की स्ट्रांग है, क्रिकेट तो कुछ भी नहीं है। क्रिकेट के अलावा जो बाकी तमाम के तमाम शोबे हैं उनके अंदर भी आप देखें तो उनकी बहुत स्ट्रांग लॉबीज हैं और आप उनको मना भी नहीं कर सकते और मजबूर होते हैं। लेकिन आपको जवाब देना पड़ेगा, आज नहीं कल नहीं, कभी ना कभी आपको ये कहना पड़ेगा। और इस पोजीशन में मेरे ख्याल में कोई ऐसी बात नहीं है। ये 2 हमसाए ममालिक हैं, बराबर हैं, आज़ाद हैं इस कम से कम क्रिकेट के हिसाब से। अब क्रिकेट में तो कम से कम आज़ाद होना चाहिए, इधर तो अपनी आज़ादी से अपने फैसले इनको करने उसमें ये पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अब जाहिर है एक बड़ी पुरानी टर्म है, हमेशा से यूज होती है, क्रिकेट डिप्लोमेसी की। और मैं सलमान हैदर आपसे जानना चाहता हूँ, वो तो अपनी जगह पे रह गई, पता नहीं वो कामयाब होती है नहीं होती, उसमें हमारी जिम्मेदारी है या कोई और जिम्मेदार है। लेकिन इसके साथ साथ
स्मोक के हवाले से हम बात करें, जैसे अभी आपने भी जिक्र किया कि स्मोक की क्या सूरत हाल है लाहौर और फिर दूसरे नंबर पे अब मुल्तान या पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में तो इवन की छुट्टियाँ हो गई हैं। पॉलिसी नज़र नहीं आ रही इंटरनल, लेकिन एक डिप्लोमेसी की बात वहाँ भी की गई थी कि हम भारत के साथ इस पे भी जो स्मोक डिप्लोमेसी है वो भी करें और सफारती सतह पे उनसे बात करें कि हमारे और उनके दरमियान ये मुश्तरका मामला जो है वो किस तरह से हल हो पाए, उनकी वजह से हम ये भुगत रहे हैं। तो क्या फिर अगर यहाँ पे डिप्लोमेसी, क्रिकेट डिप्लोमेसी नहीं कामयाब हो रही तो स्मोक डिप्लोमेसी के हवाले से हम कोई तवक्को रख सकते हैं? अच्छा, पहली बात, मैं इन तमाम बातों को झूठ तस्वर करता हूँ कि ये स्मोक पाकिस्तान में भारत की वजह से है, क्योंकि मैं और आपने उठ के जाके क्रॉस चेक तो करना नहीं है कि भाई चलो पंजाब में फसलें कपास की जला दी गई हैं, वो पक गई है तो बाकी जो उसकी चीजें थी उसको आग नजर आतिश कर दिया गया है। वो सारी एक वो चीज है जो हमेशा सारी जिंदगी हम लोगों ने और आपने देखा, इसी तरह जिस तरह बिजली का यूनिट कम किया सर्दियों के अंदर कि जब हमारे पास कोई गुंजाइश ही नहीं उसको चलाने की, लेकिन कर दे क्योंकि आईपीपीस को पैसे तो देने ही देने हैं, तो ये कम करेंगे तो थोड़ा कम नुकसान होगा ना बहुत ज्यादा, तो इसलिए यूनिट कम करके कार इधर ज्यादा इस्तेमाल करो। शायद इंडस्ट्री के लिए ज्यादा बेहतर ऑप्शन होगी, आम लोकल बंदे के लिए तो नहीं होगी। अब स्मोक की बात करें, सर कोई कदम की उठाया नहीं आपने? क्या कदम उठाया आपने? चिंकी रक्षे बंद कर दिया आपने बारबेक्यू दुकानें बंद कर दी, ओके समझ में आ गई है। भाई मुझे बता दें आपने और किया क्या है? ऐसी कौन सी पॉलिसी डेवलप हो गई सिवाय मेरे हिसाब से कम से कम 60-70 करोड़ की अच्छी खासी कंपेन चली पिछले 4 महीनों से पाकिस्तान में एंटी स्मोक के हवाले से, जहां 400 में सांस नहीं लिया जा रहा था पिछले साल सेम इसी डेज, अब मेरे लिए 11 और 1200 उसके कुछ पार्टिकल्स होते हैं एयर के अंदर, मेरे लिए मसला ही कोई नहीं रहा। अब आपने कुछ कहा, अच्छा आप इंडिया से कह रहे हैं भाई हवाएं हमारी तरफ है, हर चीज हमारे मुखालिफ ही है यार, हर चीज। आपने कुछ भी ऐसा नहीं किया, एक चीज आपने ऐसी नहीं की। तो सलमान हैदर, जाहिर है आप पॉलिसी तब बनती है, मामला सॉल्व तब होता है जब डायग्नोज हो कि मामला है क्या। जैसे अभी आपने जिक्र किया, हमने तो यही कहा इंडिया भेज देता है, बाहर निकले तो सही जी। एक आप क्या समझते हैं वजह क्या है? इसको क्यों नहीं बंद करते? गाड़ियों को क्यों नहीं बंद करते आप लोग? ठीक है, गाड़ियों को बंद किया ना सर, यानी इकदाम नहीं दिखाई जा रहे आपको पंजाब में भी, इवन के लाहौर शहर में भी नहीं। ठीक है, हाँ बच्चे बंद कर दिए, आप बच्चों ने मजाक बनाया भाई जी, बच्चों ने मजाक बनाया भाई ऑनलाइन क्लासेस को। सही है, वही कलाते से काम शुरू हो गया, कल से 8 बजे पाकिस्तान की दुकानें बंद है, बस ये हल्ला बंद कर दो, बस बंद कर दो, ठीक है, बंद कर दो, खत्म कर दो, बंद कर दो, बस यही चीज है, ये तो पॉलिसी है, कोई मसला ही नहीं है, हल ये है बस। हमारे पास यही हल है, हम तो लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं सर। नजर आ रही। सलमान साहब वक्त बिल्कुल चुके अपने, हमारी हुकूमत जो है ना, हमारी हुकूमत के पास ना कोई मतलब ऐसा हरबा जरूर होता है, रहता यानी है। कि एक मिसाल है ना कि बिल्कुल अगर सही। नाखून बड़े हो जाए ना तो नाखून काटने चाहिए, हमारी हुकूमत उंगलियां काटने पे जोर देती है। बिल्कुल सही है, ये बड़ी अहम मिसाल है। इसी के साथ ही तमाम पैनलिस्ट का बहुत शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।